फादर कौन है, क्या इकोनॉमिक्स होती है। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू इन शॉर्ट। इकोनॉमिक्स, इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। स्केयर्स मीन्स ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो कैसी है, स्केयर्स है। रिसोर्सेज की स्केयर्स है, कमी है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन इतने अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हम किस तरीके से, और हमारी नीड्स कैसी हैं, वांट कैसी हैं, वो है अनलिमिटेड। अगर हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा हमारी जन्म ले लेती है और दूसरी इच्छा हमारी अराइज हो जाती है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, अलग अलग व्यक्ति किस तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कंज्यूमर किस तरीके से उनको अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करे जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो। प्रोड्यूसर किस तरीके से इस्तेमाल करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। और जो सोसाइटी है वो उसको उन अवेलेबल रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करे कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो सके। तो इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन बिहेवियर है। हमारे आसपास आप देखेंगे डेली यूज़ में हमारे आसपास हर एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कि इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेटेड है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, आपके पास मनी है, आपके पास कम मनी है, आपकी वांट्स ज़्यादा है, उस मनी को अपनी वांट को पूरा करने में कैसे इस्तेमाल करना है, दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट of our day-to-day activities. It is related with our day-to-day activities. हमारे day-to-day activities से related economics है। Scarcity and choice is essence of economics. Scarcity और choice बहुत ही ज़्यादा important part है economics की। अगर हम अपने आप को चलो imagine कर लें that we are the richest person on earth, तो क्या can you get anything you wish to get any time, कि किसी भी समय हम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो कम है इन रिलेशन टू आर वांट्स। स्कैर्सिटी हमने पहले डिफाइन लिख भी चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं कि स्कैर्सिटी इन व्हेन डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज़ ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। डिमांड ज़्यादा होती है रिसोर्सेज की लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास उतने अवेलेबल नहीं होते। चॉइस इज़ आउटकम ऑफ स्कैर्सिटी। अब स्कैर्सिटी है, कमी है, उसका क्या रिजल्ट है, चॉइस। हमने अभी पढ़ा द चॉइस और स्कैर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चॉइस करना, चूज़ करना, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, यही इकोनॉमिक्स है। तो स्कैर्सिटी से क्या निकल रही है बेटा, चॉइस। चॉइस क्यों निकल रही है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज। चॉइस एमर्ज व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। चॉइस इसलिए एमर्ज हो रही है बेटा क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कैसे हैं, वो हैं आपके लिमिटेड, कम हैं, और जो आपके वांट्स हैं वो कैसी हैं, वो ज़्यादा हैं। तो उनको सेटिस्फैक्शन करने के लिए चॉइस एमर्ज होती है। सपोज अ रुपी कैन नॉट बाय 10 थिंग्स, 1 रुपये से हम 10 चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो उनमें से हमें उन 10 चीज़ों में से कोई एक ऐसी चीज़ प्रेफर करनी पड़ेगी, कोई एक ऐसी चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, बाकी सबको हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा, चॉइस करना पड़ा। चॉइस क्यों, क्योंकि 1 रुपी था सिर्फ हमारे पास। 1 रुपी इट मीन्स 1 रुपये से एक ही सामान आ सकता है, बाकी सारे सामान नहीं आ सकते। चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, लिमिटेड, कैसे हैं वो, लिमिटेड, उनमें से सेलेक्ट करना, सिलेक्शन करना, ये आपका क्या कहलाता है, चॉइस कहलाता है। ये चॉइस क्यों इमर्ज हो रहा है, 2 कारण हैं। एक तो रिसोर्सेज हमारे पास स्कैर्स हैं, कम हैं, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, एक से ज़्यादा यूजेस होते हैं। दस स्कैर्सिटी कॉजेज चॉइस। स्कैर्सिटी से चॉइस क्रिएट होती है। चॉइस इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग। जब चॉइस करते हैं, चॉइस क्या क्रिएट करता है बेटा, डिसीजन मेकिंग। मतलब हम क्या करें, डिसीजन ले रहे हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। डिसीजन मेकिंग रिलेट्स टू यूसेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज सेटिस्फैक्शन। जो डिसीजन मेकिंग, अब हमने स्कैर्सिटी से चॉइस आया, चॉइस से हमने फिर डिसाइड किया क्या लेना है, ये जो डिसीजन मेकिंग हुआ, इससे क्या पता चला कि जो हम लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ किया उसने चॉइस करके, जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो सके। प्रोड्यूसर ने डिसीज़न लिया जिससे कि प्रॉफिट उसका ज़्यादा हो सके, और सोसाइटी ने उसका इस्तेमाल किया जिससे कि
सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चॉइस एंड स्कैसिटी। नेक्स्ट वी हैव, you can study this through this table also. It is very easy for you. It means economics is the science of human behavior confronted with problem of choice or problem of allocation of scarce resources to their alternative uses. चॉइस करने में जब प्रॉब्लम आती है या रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, एलोकेट मतलब उनको यूज़ करने में, अलग अलग अल्टरनेटिव यूजेस में इस्तेमाल करने में जो प्रॉब्लम आती है, उससे रिलेटेड हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेटिस्फेक्शन कौन बढ़ाना चाहता है अपना, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और सोसाइटी चाहती है कि हमारा सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट आपके इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर ये जो हमारा इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस मीन्स कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें टू मैक्सिमाइज आर ऑब्जेक्टिव्स, एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर कंज्यूमर्स द ऑब्जेक्टिव इज satisfaction, for producer the main objective is profit maximization, and for society it's social welfare. तो कैसे, तो indirectly or indirectly economics is related with the problem of choice. Then micro and macroeconomics. When the problem of choice are studied and addressed at level of individual. जब problem of choice को हम study करते हैं किस level पे, individual level पे। individual मतलब एक person के level पे, एक firm के level पे, एक unit के level पे, सिर्फ एक unit के level पे, एक individual पे जब हम study करते हैं वो होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब छोटे level पे जब हम एक व्यक्ति की डिमांड या फिर एक व्यक्ति से रिलेटेड अगर हम स्टडी करें, एक फर्म से रिलेटेड अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ कंट्री। जब पूरे देश की बात आती है, पूरे देश की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में हम स्टडी करते हैं, पूरी कंट्री की बारे में हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। So microeconomics, the term microeconomics in English language has been its origin in Greek word micros, which means small. Microeconomics means study at small level. Micro means small. It studies economic activities of an economic unit. एक इकोनॉमिक यूनिट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे उसके कंजम्पशन को, उसके प्रोडक्शन को, एक्सचेंज एंड ऑल यूनिट लाइक डिमांड फॉर सोल्ट बाय एन इंडिविजुअल। एक सोल्ट की डिमांड, एक इंडिविजुअल के लिए सोल्ट की क्या डिमांड है, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, या फिर छोटे ग्रुप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे डिमांड ऑफ सोल्ट बाय द हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड है उनके लिए द्वारा डिमांड ऑफ सोल्ट क्या है, ठीक है, एक हाउस होल्ड के लिए, तो वो क्या है आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। ये इसके पार्ट्स हैं। इसमें हम ये आगे फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, डिमांड के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में, फैक्टर प्राइसिंग के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो ये भी ग्रीक वर्ड है, ये भी इसका ओरिजिन कहाँ से, ग्रीक वर्ड है, जो कि वर्ड कौन सा है, मैक्रोज, इट मीन्स लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी एज होल। इसमें हम बड़े पैमाने पर स्टडी करते हैं पूरी कंट्री के बारे में, पूरी कंट्री की। फॉर एग्जाम्पल इट स्टडी एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड कितनी है सभी पूरी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम। इसमें हम नेशनल इनकम के, पूरे देश की नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, जनरल प्राइस लेवल, ये भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। हम इसके बारे में फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्लियर, this is micro and macroeconomics. Now you have to study the macro and microeconomics difference. दोनों ही हम जानते हैं, मैक्रो हो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, दोनों जो स्टडी हैं वो किससे रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू द स्कैर्सिटी एंड चॉइस। जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्कैर्सिटी के कारण जो चॉइस हमें करनी पड़ती है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स।
इनका डिफरेंस क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल लेवल पे जो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप की, वो होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट लेवल ऑफ इकोनॉमी और कंट्री एज होल। जब हम पूरे कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रेफर्ड टू एज थ्योरी ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न है कि डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट और प्राइस, एक इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री का आउटपुट क्या होगा, उसका प्राइस क्या डिसाइड किया जाएगा, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसको हम थियरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, कि हमारी कंट्री में टोटल आउटपुट कितना होगा, प्राइस लेवल कितना होगा, ठीक है, कम होगा ज़्यादा होगा, तो इसको हम कहते हैं थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, हम इसको कहते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें हम मान लेते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। एग्जांपल, इट इज़ अज्यूम दैट एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन while we are studying determination of output and price of an industry of an individual firm और इंडस्ट्री। अगर हम एक इंडस्ट्री या एक फर्म की आउटपुट के बारे में बात करते हैं तो हम पूरे जो एग्रीगेट आउटपुट, जो टोटल आउटपुट है पूरे देश का, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करेंगे, इट इज़ अज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी आर स्टडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एट इनकम लेवल। अगर हम एग्रीगेट आउटपुट की इनकम लेवल पे बात कर रहे हैं, एग्रीगेट आउटपुट मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ अ कंट्री, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो कांस्टेंट है। क्लियर? मीन्स हम जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं उसको कांस्टेंट मानेंगे। कब? जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कांस्टेंट हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको कांस्टेंट मानेंगे। मार्केट फोर्सेस क्या है इसमें? जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस होते हैं बेटा डिमांड और सप्लाई। आपका ये कंसेप्ट बाद में भी आएगा, डिमांड और सप्लाई, दीज आर मार्केट फोर्सेस जो अफेक्ट करते हैं। जैसे सप्लाई है, डिमांड, ये आपस में ये क्या है? मार्केट फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट, इसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। आफ्टर